जय हिंद स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 10. The topic is the life of the temperate grassland, chapter number 10 and video part number 2. The topic is the life of the temperate grassland, chapter 10 and video part number 2. So we are studying in this chapter to measure grassland of the world, जो कि हमारे अनदर कॉन्टिनेंट पर ये डिफरेंट नेम से हमारे जाने जाते हैं. तो ग्रासलैंड जो कि हमारे घास के मैदान होते हैं एंड डिफरेंट रीजन पर ये हमारे डिफरेंट नेम से ये जाने जाते हैं. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट ऑफ दिस टाइप ऑफ दीज ग्रासलैंड फाउंड इन द वर्ल्ड, लाइक प्रेरीज जो कि नॉर्थ अमेरिका में हमारे ये बड़े बिग ग्रासलैंड हैं, जिनको यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में हमारे ये प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं. तो इन दिस टू मेजर टॉपिक में हम एक पढ़ रहे हैं, एक तो प्रेरीज एंड द सेकंड विल बी स्टडी अबाउट ऑफ द वेल्ट्स, जो कि हमारा अनदर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट का दूसरे कॉन्टिनेंट का पार्ट रहेगा. तो हमने अभी डिस्कस किया है अबाउट ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्रेरीज की, हमने लोकेशन के बारे में डिस्कस किया था एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस और कैसी होती हैं वहाँ पर, एंड फ्लोरा लाइफ ऑफ द प्रेरीज इन द नॉर्थ अमेरिका. तो अमेरिका में हमने डिस्कस किया है अबाउट ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्रेरी एंड फ्लोरा एंड फौना लाइफ और क्लाइमेटिक कंडीशन. तो हमारी जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो एरिया है, जो क्षेत्र है हमारा अमेजन ये नॉर्थ अमेरिका का, जहाँ पर हमारे ये ग्रासलैंड ये प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं. तो ये एरिया रिच है फॉर आवर फ्लोरा एंड फौना लाइफ के लिए, ये धनी है ये क्षेत्र. एंड इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दी मेजर पार्ट जो रहेगा हमारा फ्लोरा ऑफ फौना का रहेगा. एंड प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ दी क्लाइमेट, वहाँ की क्लाइमेट की कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था. तो यहाँ की ग्रासलैंड कैसी होती है, यहाँ की फ्लोरा फौना लाइफ कैसी है. तो लेट स्टार्ट, आइए हम डिस्कस करते हैं द फ्लोरा एंड फौना लाइफ इन दी प्रेरीज इन द नॉर्थ अमेरिका. जो हमारे ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं. तो यहाँ की फ्लोरा एंड फौना लाइफ कैसी होती है. तो ए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हेयर and a number of type of grasses are grow उगती हैं यहाँ पर. तो लेट स्टार्ट, आइए हम डिस्कस करते हैं फ्लोरा एंड फौना. द क्लाइमेट इज मोस्ट क्लोज टू द माउंटेन्स एंड दी टू द ईस्ट एंड द नॉर्थ. तो ये जैसा कि हमारा ये एरिया जो है मोस्ट ऑफ द इसका पूर्वी और उत्तरी भाग को कवर करता है. और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है यहाँ पे मॉइस्चर होने के कारण, नमी होने के कारण, ये माउंटेन रीजन के आसपास का क्षेत्र है, जिस कारण से इन क्षेत्रों में अक्सर मॉइस्चर नमी देखने के लिए मिलती है. जिस कारणों से यहाँ पर जो ग्रासलैंड है, जो घास के मैदान हैं, वो सदा हरे भरे रहते हैं. एंड दे आर ड्राइएस्ट इन द सेंट्रल पोर्शंस. लेकिन ये हमारे जो सेंट्रल पोर्शन होता है इसके, वहाँ पर ये एरिया कुछ ड्राई हो जाता है. दिस क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रेरीज. इसी कारणों से हमारे ये डिफरेंट प्रेरीज, हमारे जो ग्रासलैंड है, डिफरेंट तरीके से ये अलग अलग स्थानों पर, ये हमारे नॉर्थ अमेरिका के अलग अलग तरह से ये प्रेरीज जो है अपनी इनकी विशेषता होती है. तो द वाटर रीजन्स हैव taller grasses like the big blue stain and the Indian grass. तो अब जहाँ पर जिन क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती है, पानी की मात्रा अच्छी है, तो वहाँ पर अच्छी ग्रास ग्रो होती है. और जो हमारे जो घास हमारे भारत में उगती हैं, वो घास भी वहाँ पर इस क्षेत्र में पाई जाती है. एंड मैनी स्पेसीज ऑफ फ्लावर्स ग्रो हेयर. तो यही कारण है कि जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर होगी, वहाँ पर हमारी वेजिटेशन, हमारे ग्रासलैंड, हमारी फ्लोरा और फौना लाइफ भी रिच होगी, धनी होगी. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द रीजन रिच फॉर मैनी स्पेसीज ऑफ फ्लावर टू ग्रो हेयर. एंड द प्लांट कैन, हम ये यहाँ पर प्लांट डिफरेंट टाइप की प्लांट हम देख सकते हैं. समटाइम्स ग्रो टू द 10 फीट टॉल. यहाँ की जो प्लांट होती हैं लगभग 10-10 मीटर की ऊंचाई तक के, 10-10 फीट तक की ऊंचाई तक के ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं. एंड द गेट लेसर रेनफॉल ग्रासेस ऑफ द लेसर हाइट ग्रो. लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है, वहाँ पर हमारी घास कम ग्रो होती है. तो यहाँ की जो ग्रासलैंड और हैव लेसर वाइल्ड लाइफ एंड कंपेयर. तो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसी है, आइए अब हम डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती हैं, जैसे
डॉग्स, रैबिट, क्योटोस एंड गोपार्स एंड कॉमनली स्पॉटेड, ये एनिमल्स यहाँ पर देखे जाते हैं। एंड पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशन, अब यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, उन लोगों के व्यवसाय क्या हैं, कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइवल करते हैं। तो यहाँ का मेजर ऑक्यूपेशन क्या है इन लोगों का, तो द ग्रासलैंड हैव नाउ बीन एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, पीपल हैव सेटल्ड डाउन हियर एंड हैव मेड यूज ऑफ द फर्टाइल सॉइल। तो अब ये क्या है, हमारे जो ग्रासलैंड है, क्योंकि जब हमारे माइग्रेशन हुआ ड्यूरिंग दी जब हमारे ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारी ऐसी ट्राइबल पीपल लोग रहते थे जो उनकी लाइफ ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम में इन्होंने उनके जो फॉरेस्ट रीजन थे वो उनसे छीन लिए थे और फॉरेस्ट रीजन उनके लिए रिजर्व कर दिए थे, जिन कारण से उन लोगों को छोड़ करके स्थान ये अनदर कॉन्टिनेंट पर चले गए। और ये हमारे आदिवासी थे जिन्होंने ये बड़े जो ग्रास लैंड थे उन ग्रास लैंड को क्लीन करके वहाँ पर इन्होंने अपने सेटलमेंट बना लिए और वहीं पर इन लोगों ने अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दी। तो ऐसे ये ग्रास लैंड हमारे टर्न हो गए इनटू आवर कल्टीवेशन के एरिया के लिए जाने लगा, यानी कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में दूध की फार्मिंग भी होती है और एनिमल्स रियरिंग हर्डिंग तो होती है। तो यहाँ पर लोग बड़ी मात्रा में इन ग्रास लैंड को क्लीन करके यहाँ पर खेती बाड़ी के लिए इन्होंने योग्य बना लिया है। एंड पीपल हैड सेटल देयर, और यहाँ पर इन लोगों ने अपने सेटलमेंट भी बना लिए हैं क्योंकि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। एंड ह्यूज फार्म्स हैव come up, wheat is the main crop and because it is the done on the modern equipment and technology, this is the our product a large amount of the wheat। अब wheat यानी कि गेहूँ की जो उत्पादन है वो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जो साधन ये लोगों को मिल रहे हैं मॉडर्न टाइम में, उससे इन लोगों ने अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, जिससे जो सबसे गेहूं की जो मात्रा है उसका प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में ये लोग यहाँ पर करते हैं। तो द प्रेरीज आर आल्सो कॉल्ड द ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे ये प्रेरीज हैं ये ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि बड़ी मात्रा में ये लोग अब बड़ी अच्छी फसलें ले रही हैं। तो गेहूं की जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला ये क्षेत्र है और इसमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्रॉप भी ग्रो होती हैं जैसे कॉर्न, बार्ले, पीस एंड ओट्स आर आल्सो ग्रोन हेयर। तो ये अन्य फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर विच इज़ द डिपेंडेंट ऑन द एक्सट्रीम क्लाइमेट पीरियड ऑफ द पीपल हैव द मेंटेन डेयरी एंड मीट इंडस्ट्री इज आल्सो सब्सिडाइरी इंडस्ट्रीज। इसके अलावा खेती बाड़ी के साथ साथ ये लोग डेयरी भी यहाँ पर चलाई जाती हैं, एनिमल हर्डिंग लोग ये करते हैं और इसके साथ साथ इनके लोगों के जो व्यवसाय हैं ये मीट की जो इंडस्ट्री भी यहाँ पर खोली गई हैं। तो मीट भी यहाँ पर अवेलेबल होता है और अन्य छोटी मोटी इंडस्ट्रियाँ भी यहाँ पर रन होती हैं। तो फॉडर क्रॉप इज आल्सो ग्रोन इन द सस्टेंस एनिमल। तो यहाँ पर जो एनिमल्स के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ वो एनिमल्स के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी सबसे ज़्यादा यूजफुल जो ग्रास होती है जिसको हम फॉडर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, तो वो एनिमल्स के लिए यहाँ पर ग्रो की जाती है। एंड सम पीपल आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दीज रीजन। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियाँ भी रन होती हैं जिनके लिए ये लोग माइनिंग में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी ये लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। जो डेयरी फार्मिंग के अलावा इसके अलावा मीट इंडस्ट्री भी यहाँ पर रन होती हैं। एंड द फार्मर ऑफ द प्रेरी हैव लार्ज पीस ऑफ लैंड, दे हैव रिसोर्सेज to buy high technology farm and equipment like the tractor, seed drill, combines and harvesters। इसके अलावा इन लोगों की अच्छे ये हमारे जो एरिया है प्रेरीज हैं ये कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं और इसी कारण से यहाँ के जो किसान हैं फार्मर हैं वो डिफरेंट टाइप के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं, जिन कारणों से डिफरेंट टाइप की जो है इक्विपमेंट हैं जैसे कि यहाँ पे ट्रैक्टर हो गया एंड सीड ड्रिल्स हो गया एंड कॉम्बाइन ऑफ द हार्वेस्टर हो गया। तो डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स ये लोग यहाँ पर अपनाते हैं जिससे यहाँ का उत्पादन यहाँ की खेती बाड़ी करने के लिए इन लोगों को आसानी हो जाती है। एंड दे हैव एक्सेस द बेटर स्टोरेज ऑफ एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, दे बाई हाई यील्ड वैरायटी सीड्स एंड आल्सो
यूज़ फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा ये लोग बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पर है और अपने जो भंडारण के सिस्टम हैं इन लोगों के पास, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ जो हाई उपजाऊ वाले बीज होते हैं वो उस बीज का ये इस्तेमाल करते हैं जैसे, और इसके अलावा अपनी फसलों की केयर करने के लिए, देखरेख करने के लिए ये फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी फसल और अधिक उपजाऊ होती है। एंड दे आर आल्सो एजुकेटेड एंड हैव द फैसिलिटी ऑफ द सॉइल टेस्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑल ऑफ दिस हेल्प टू गेट देम हेल्प फ्रॉम द फार्म्स। इसके अलावा इन लोगों को ये लोग एडुकेट भी हुए हैं, इनको शिक्षित भी किया गया है, ये शिक्षा भी ग्रहण करते हैं जिन कारणों से इन्हें कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी नॉलेज इन लोगों को मिल जाती है जो इनकी खेती बाड़ी करने में इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जिससे ये अच्छी किस्म की फसलें उगा पाते हैं अपने फार्म में। एंड दियर डेयरी एनिमल्स and livestock are also managed which care that they use to best variety of the support of the maintain the quality of their livestock। इसके अलावा ये एनिमल हर्डिंग तो करते ही हैं उससे क्योंकि बड़ी मात्रा में ये लोग दुग्ध जो उत्पादन है इन डेयरियों से उत्पादन किया जाता है, और इसके अलावा जो बेस्ट वेटरनिटी सपोर्ट मेंटेन करने के लिए इनके लिए लाइव स्टॉक के लिए भी यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। दे गेट द गुड क्वालिटी फॉडर एंड द इवन मिल्किंग्स डन बाय द मैकेनिकल मीन्स। इसके अलावा जो दुधारू पशु होते हैं उनको ये ऐसी दुधारू वाली फसलें, ऐसी दुधारू वाली घास फॉडर वाली जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली होती है और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, ऐसी फसलों, ऐसी क्रॉप को यहाँ पर ग्रो करते हैं, ऐसी घास को जो फॉडर वाली चारा जिसको हम कहते हैं, एंड इवन द मिल्किंग डन बाय द मैकेनिकल मीन्स। इसके अलावा ये लोग जो दूध निकालने का जो कार्य करते हैं वो मैकेनिकल तरीके से साधनों से निकाला जाता है, मशीनों के द्वारा ये मिल्किंग दूध निकाला जाता है गाय का। एंड टुडे वेरी लिटिल ऑफ द ओरिजिनल प्रेरीज सर्वाइव, ओनली 1 of the 2% ऑफ द लैंड इज लेफ्ट इन द नेचुरल स्टेट। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ये इन प्रेरीज में ये लोग जैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, केवल 2% ही लैंड एरिया बचा है फॉर नेचुरल स्टेट, जो प्राकृतिक गतिविधियों के लिए केवल ओनली 2% लैंड एरिया ही बचा हुआ है। एंड मच ऑफ द लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड फॉर एग्रीकल्चर यूज़, और इसमें से सबसे ज़्यादा लैंड एरिया कल्टीवेशन के लिए, खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको कल्टीवेशन के योग्य बना दिया गया है। एंड अर्बन एरियाज आर कमिंग अप फास्ट एंड जेनेटिक and biological diversity plant are slowly disappearing. The herd and the thousand bisons have been wiped out, but there is concerted effort of the educate peoples about prairies। यानी कि ये जैसे मॉडर्नाइजेशन, जैसे आधुनिकीकरण जैसे होता जा रहा है और जिनका प्रभाव हमारे बायो जो जीव मंडल है उस पर, उसकी विविधता पर पड़ रहा है, क्योंकि उसी के जैसे मॉडर्नाइजेशन, जैसे आधुनिकीकरण हमारे इन ग्रासलैंड का, इन प्रेरीज का हो रहा है, उससे यहाँ की डिफरेंट टाइप की जो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो एंडेंजर्ड की स्थिति में आ गए हैं और वो यहाँ से विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इसमें से हजारों बिसन्स जो एनिमल हैं यहाँ के वो लगभग गायब से होने लगे हैं। बट देयर इज़ कंसर्टेड एफर्ट ऑफ द एडुकेट पीपल्स अबाउट द प्रेरीज। लेकिन इसके लिए हमें ये एक चिंता का विषय है, इसके लिए हमें वहाँ के लोगों को एडुकेट करना होगा, वहाँ के लोगों को शिक्षित करना होगा, और हमें इस तरह की अवेयरनेस इन लोगों के लिए फैलानी होगी जिस कारणों से इन क्षेत्र में, प्रेरीज में जो हमारे कभी एनिमल्स के लिए, हमारे प्लांट के लिए, हमारी ग्रासेस के लिए जाने जाते थे, इनको बचाना है, इनको कंजर्व करने के लिए लोगों को एडुकेट करना होगा। तो दीज जो ये रीजन है हमारे रिच हैं फॉर आवर क्रॉप, डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉप के लिए ये जाने जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हेयर। तो ये क्रॉप्स हैं जो यहाँ पर ग्रो होती हैं इन द प्रेरीज। तो ऑर्चर्ड डिटेक्टिव, तो डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट्स यहाँ पर ग्रो होते हैं इन द ऑर्चर्ड, इन द ग्रास, इन द प्रेरीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो दिस इज़ द रीजन वेरी रिच फॉर, तो ये वाइल्ड बीस्ट हैं जो हमारे नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन कल्टीवेशन के कारण जैसे मॉडर्न आधुनिकीकरण होते जा रहा है, जो क्षेत्र हमारे प्रेरीज थे उनको
खेतीबाड़ी के योग्य बनाया जा रहा है, जिन कारणों से यहाँ के जो ग्रास लैंड है वो डिसअपेयर होते जा रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर पाई जाने वाली जो एनिमल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो गई है। तो ये हमें अवेयर करना होगा, यहाँ के लोगों को शिक्षित करना होगा, ताकि यहाँ की जो वेजिटेशन है, यहाँ की जो एनिमल लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो और वो भविष्य में कभी संकट जैसी स्थिति पैदा ना हो, ताकि जो विश्व के लिए जो एक मैसेज है कि हमें अपनी नेचुरल जो चीज़ें हैं, हमारी नेचुरल जो ग्रासेस हैं उनको कंजर्व करना होगा। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दी वेल्ड्स। तो हमारा ये फर्स्ट जो टॉपिक है पेरिस का कंप्लीट हो गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वेल्ड, जो कि हमारा दूसरे कॉन्टिनेंट का रहेगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।